हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतु और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसका सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं आज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, ये हम कुछ पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज नेशनल इनकम? इसमें हम कोशिश करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने का, जो कि आपको न्यूमेरिकल करते हुए आसानी देंगे। फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, नेशनल इनकम क्या है? देखिए, दो व्यूज है इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे। तो पहला है national income is a sum of money value of net flow of all goods and services produced by normal residents within and outside the country during a period of account। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, यानी एक साल की बात की जा रही है। एक और डेफिनेशन देखते हैं। फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी CSO, नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ फैक्टर income earned by normal resident within and outside the country in a form of rent, wages, interest and profit in an accounting year। or accounting year means period of 12 months। ठीक है, आगे चलते हैं। नेशनल इनकम करंट प्राइस पे क्या होती है और कांस्टेंट प्राइस पे क्या होती है, छोटा सा डिफरेंस है, देखते हैं। National income at current price mean it is the money value of all final goods and services produced in a year measured at current price। Okay, and same for constant price का मतलब क्या होता है? इसे real national income के नाम से भी जानते हैं। It is the money value of all final goods and services produced in and measured at a fixed price। यहाँ पे fixed price पे हो रहा है और यहाँ पे current price पे हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, क्या डिफरेंस है दोनों में? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस जो होता है ना, वो दो तरीके से इफेक्ट कर सकता है। पहला है चेंज इन प्राइस एंड सेकेंड है चेंज इन फिजिकल आउटपुट। यानी जब हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस की बात करते हैं तो दो फैक्टर उसको इफेक्ट कर सकते हैं। पहला है चेंज इन प्राइस एंड दूसरा है चेंज इन फिजिकल आउटपुट। बट जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं एट कांस्टेंट प्राइस, उसको सिर्फ एक सिंगल फैक्टर इफेक्ट कर सकता है, दैट इज चेंज इन फिजिकल आउटपुट। ठीक है, रियल एंड नॉमिनल GNP क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, G फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GNP मीन्स कैलकुलेट एट कांस्टेंट प्राइस इज कॉल्ड रियल GNP। अगर कोई भी GNP कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट की जा रही है तो उसे रियल GNP कहते हैं। वेयर एज GNP अगर करंट प्राइस पे कैलकुलेट की जा रही है तो उसे नॉमिनल GNP कहते हैं। ठीक है, थोड़ा याद रखिएगा, करंट प्राइस पे कैलकुलेट की जाएगी तो नॉमिनल और कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट की जाएगी तो रियल। ठीक है, फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या अंतर है? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिस पर फर्दर प्रोडक्शन की प्रोसेस की नीड नहीं है, यानी वो बिल्कुल रेडी है और वो मार्केट में सेल हो सकते हैं कंजम्पशन के लिए। ठीक है, यानी वो रेडी टू यूज है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? ऑल गुड्स विच आर यूज एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन। वो सारे गुड्स जिनका इस्तेमाल रॉ मटेरियल की तरह किया जा रहा है किसी और गुड्स को बनाने में या फॉर रीसेल इन अ सेम ईयर। ठीक है, एज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स, यानी उनका इस्तेमाल फर्दर प्रोडक्शन के लिए किया जा सकता है किसी और गुड्स को बनाने के लिए। ठीक है, उन्हें इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से जानते हैं। फाइनल गुड्स के टाइप देख लेते हैं। कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारी वांट को, करंट वांट को या करंट डिजायर को, ठीक है, डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देते हैं। द गुड्स विच सेटिस्फाई करंट वांट्स कंज्यूमर डायरेक्टली आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, ये दो तरीके से हो सकते हैं, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल वो गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आप बार बार कर सकते हैं, ड्यूरेबल है, जैसे कि आपका फ्रिज, कार, AC। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया तो अब उनका इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि मिल्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल। यानी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स जिनका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स जिनका इस्तेमाल एक बार इस्तेमाल करने के बाद उनका इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जा सकता। आगे चले, कैपिटल गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स देख लेते हैं। कैपिटल गुड्स एक तरीके से फिक्स्ड एसेट्स होती है जिसमें बहुत कुछ आ सकता है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी। ओके, ये सब क्या है? आर द टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जिनका इस्तेमाल प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा है। ओके, और इनका इस्तेमाल पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं होता है, सिविल ईयर। यानी अगर कोई आपने लैंड बिल्डिंग यूज की है जिनका इस्तेमाल आप प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं पर उनका इस्तेमाल आप लॉन्ग टर्म तक करें, सिविल ईयर। ठीक है, कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्रोड्यूस्ड व्हिच आर रिपीटेडली यूज इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिसका इस्तेमाल प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए किया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर आदि टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। प्रोड्यूसर गुड्स देखते हैं। ऑल गुड्स विच आर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी वो सारी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल
हम प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ अदर गुड्स, नहीं कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, व्हाट इट मीन, या डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री भी बोल देते हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी इज जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, यानी वो जगह, वो एरिया जिसमें कोई पर्सन, कोई गुड्स, कैपिटल फ्रीली मूव कर सके, ठीक है, पर्सन गुड्स कैपिटल क्या कर सके, फ्रीली मूव कर सके। सपोज इन, बहुत अच्छी तो ड्राइंग नहीं है बट मान लेते हैं इंडिया का मैप ऐसा दिखता होगा, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये जो इसकी बाउंड्रीज है ना, ठीक है, ये जो बाउंड्रीज है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, आई थिंक सो किसी भी पर्सन को कोई सामान देना है, लेना है ना, चाहे कोई सर्विस देनी हो, गुड्स जाना हो, फ्रीली मूव कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो इसका मतलब ये हो गया इसकी जोग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है। इसके अंदर और क्या 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 आ सकता है, टेरिटरी लेइंग विद इन पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, वही जो हमने पढ़ा, यानी कोई पर्सन, गुड्स, कैपिटल जो फ्रीली मूव कर सके, जिसमें कोई रोक टोक ना हो। इट इंक्लूड्स वाटर एंड एयर स्पेस, इसके अंदर वाटर्स एंड एयर स्पेस भी इंक्लूड है। कुछ एरिया वाटर बॉडी का अगर काउंट करें, ठीक है, वो भी हमारे अंदर आता है। नॉटिकल माइल डिपेंड्स होते हैं, अगर एक कंट्री यहाँ शुरू हो रही है, पूरा बीच में समुद्र है, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एरिया होता है। पहले 12, फिर अगेन 12, फिर जितना बचा, यानी ये पूरा यहाँ की बाउंड्री से जो टच होगा 200 तक, ठीक है, नॉटिकल माइल्स के अप्रॉक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो 1.8 समथिंग किलोमीटर होता है, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये समझिए वाटर बॉडीज में भी कुछ हमारा हक होता है, हम वहाँ पे फ्री मूव कर सकते हैं, प्लस में हम अपनी शिप्स, अपने बोट्स फ्रीली मूव करा सकते हैं। आगे चलते हैं, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन 2 एंड मोर कंट्री, इसका मतलब ये है 2 देश है, ठीक है, रशिया एंड इंडिया। अब आपको लगा होगा मैंने रशिया क्यों बोला, इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रशिया, नॉट रशिया, बट रशिया बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। रशिया एंड इंडिया, तो अगर कोई इंडिया का मान लो शिप है, ठीक है, इंडिया का क्या है, शिप है, और उसे इधर से उधर कोई सामान पहुंचाना है, जिसका मालिक भी कौन है, इंडियन है, ऑपरेट भी इंडियंस कर रहे हैं, और जो शिप है वो भी किसकी है, इंडिया की है, तो ये क्या होगी, हमारे इंडियन टेरिटरी का पार्ट होगी, ना कि रशिया का। जापान लेते हैं, जापान, ये वाटर बॉडी, और यहाँ पर कहीं इंडिया, ठीक है। इंडिया की कोई शिप यहाँ से जापान जाती है किसी भी सामान के लिए, ठीक है, जिसका ओनर, जो शिप जा रही है उसका ओनर इंडियन, रेगुलेट किसके द्वारा की जा रही है, इंडियंस के द्वारा, और वो शिप जो है वो है किसकी, इंडियंस की, ठीक है। इस केस में वो कहलाएगा इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा, ना कि जापान की, ठीक है। आगे चलते हैं, फिश, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटिंग बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, किसके द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हो, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, राइट। अगर इंडिया की बात की जा रही है तो इंडिया का ही बंदा उसे ऑपरेट कर रहा हो, यानी उसका मालिकाना हक भी कौन रखता हो, इंडियंस, इन इंटरनेशनल वाटर्स, और इंगेज इन एक्सट्रैक्शन इन एरिया वेयर द कंट्री हैज एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द ऑपरेशन, यानी वो एरिया जहाँ पर किसी भी कंट्री के पर्सनस को राइट मिले हो कि हाँ वह काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इंडिया है, आगे ओके, ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया में इस तरफ, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल के आसपास जितना भी वाटर बॉडी है, इसमें हमें राइट है कि अगर कोई हमें नेचुरल गैस अचानक मिल जाता है तो हम इस पर एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, खुदाई वुदाई कर सकते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करते हैं, कोई नेचुरल गैस का भंडार मिल जाए अचानक से, तो ये हमारे राइट है, हमारे पॉलिटिकल पावर के अंदर है, इसमें हमें एक्सक्लूसिवली राइट मिले हुए हैं यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए। यानी वो सब एरिया जिस पर किसी कंट्री का हक है और एक्सक्लूसिवली राइट है, तो भी इसके अंदर आएगा। एम्बेसीज भी इसके अंदर आएंगी, कॉन्सुलेट्स भी आएंगे, मिलिट्री भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। एम्बेसी समझ लीजिए, मानो 2 कंट्रीज हैं, ठीक है, कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, नो ये अपना जापान, ये अपना इंडिया। इंडिया के कुछ लोग जापान घूमने के लिए गए और इनको क्या होने लगी है, दिक्कत, या इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस कंट्री में ना हमारी एक ऑफिस होगा, ठीक है,
जहाँ पर हमारे जो इंडियंस हैं जिन्हें कोई दिक्कत है वो वहाँ जाकर अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं, यानी उनके वो सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम। ठीक है, जब प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तो जो पर्टिकुलर ऑफिस होंगे, दैट इज एम्बेसीज, हर ऑफिस हर कंट्री में होती है, एक दूसरे कंट्रीज की एम्बेसीज होती है, ताकि अगर कोई दूसरी देश का नागरिक आए और उसे कोई दिक्कत हो तो वो अपनी एम्बेसी में जाके सॉर्ट आउट कर सके। जैसे कोई वीज़ा के रिगार्डिंग उसे कोई दिक्कत हो गई है ना, टिकट के रिगार्डिंग दिक्कत हो गई, वटेवर। तो जिस भी कंट्री में अगर इंडिया है और जापान है तो जापान में इसकी एम्बेसी जरूर होगी, और इंडिया में भी एम्बेसी होगी। अमेरिकन एम्बेसी भी है, अगर कोई अमेरिकन आता है इंडिया में, उसे कोई दिक्कत होती है तो अमेरिकन एम्बेसी जाता है, ना कि इंडियन एम्बेसी, और वो बताता है ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे वीज़ा में, ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो वो सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक, कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं? कॉन्सुलेट आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लो आपको अपनी कंट्री को प्रमोट करना है या ट्रेड को बढ़ाना है बेसिकली, तो आप प्रचार प्रसार करने के लिए किसी फॉरेन कंट्री में गए हो, और फॉरेन कंट्री में गए तो आप कहीं पर्टिकुलर जगह पे तो रुकोगे ना, तो उस कंट्री में कोई पर्टिकुलर ऑफिस होगा, जो पर्टिकुलर ऑफिस होगा, ठीक है, तो वो आपका कॉन्सुलेट्स कहलाएगा। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी नॉट इंक्लूड्स? टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? एम्बेसी इंक्लूड नहीं होंगी, कंफ्यूज मत होगा, ये दूसरी कंट्री की एम्बेसीज की बात कर रहा है। ठीक है, अदर कंट्री की, फॉरेन कंट्रीज की, हमारी नहीं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये भी हमारे नहीं। ठीक है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज फिजिकली लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो किसी कंट्री के अंदर इंगेज तो है बट उसका ओनर या उसको ऑपरेट जो कर रहा है वो कोई और है, वो भी काउंट नहीं होगा। नॉर्मल रेजिडेंट का पढ़ लेते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली बात भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होने के लिए वो बाय बर्थ भी हो सकता है, या फिर उसने सिटीजनशिप प्राप्त की हो, नागरिकता प्राप्त की हो, डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हम मानते हैं कि वो नॉर्मल सा यानी यही पैदा हुआ है। ठीक है, इसमें सिटीजन ही नहीं इंस्टीट्यूशन भी आ सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन जैसे कि टाटा हो गया, टाटा कंपनी क्या है? यहीं की कंपनी है ना, बाहर के देशों की तो नहीं है, तो वो एक इंस्टीट्यूशन है, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, HUF, ठीक है, हिंदू और डिवाइडेड फैमिली, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो इंस्टीट्यूशन काइंड ऑफ है, तो वो भी इंडिया का पार्ट है। ठीक है, सिटीजन हो या इंस्टीट्यूशन हो पर इंडिया के हो, पहली बात। दूसरा, सिटीजन ऑफ अदर कंट्री हु नॉर्मली रिसाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर, कोई दूसरी कंट्री का नागरिक जो कि हमारे भारतीय नहीं था बट लगातार एक साल से वो यहाँ रह रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? भारत का नागरिक बन जाएगा। ठीक है, यानी उसके पास ऑटोमेटिकली नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन इंडिया, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? इंडिया में। ठीक है, तीसरा, सिटीजन ऑफ इंडियन वर्किंग, वो सारे सिटीजन, ठीक है, या वो सारे नागरिक जो कहीं ना कहीं वर्किंग है, किस किस में? इंटरनेशनल बॉडीज में, लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, या फॉरेन बॉडीज लाइक बैंक, एंटरप्राइजेस, IMF में वर्किंग है, या कोई इंटरनेशनल या फॉरेन बैंक में वर्किंग है। ठीक है, वो भी, और वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया। मान लीजिए पर्सन है ए, इसका नाम राज है। राज जो है वो जापानी एम्बेसी में काम करता है। ठीक है, आई थिंक कट रहा होगा, नहीं, वेट, राज भी सुंदर नहीं बना है। मानो कोई पर्सन है राज, ये जापानी एम्बेसी में काम करता है। ठीक है, जापानी एम्बेसी इंडिया में है। ठीक है, इसका ऑफिस इंडिया में है, तो ये जो पर्सन है राज, ये भी क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो यानी बेसिकली अगर आपसे कोई नॉर्मल रेजिडेंट पूछे तो आप क्या बोलेंगे? पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, किसी अदर कंट्री का अगर नागरिक भी है, 1 साल या 1 साल से ज्यादा वो यहाँ रह रहा है और उसका करंट इंटरेस्ट भी है, मतलब उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में ही इन्वॉल्व है। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका इंडिया में ही है। तीसरा, कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसे नागरिक जो कि इंटरनेशनल बॉडीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइक IMF वगैरह में काम कर रहे हैं, फॉरेन बॉडीज लाइक बैंक या एंटरप्राइजेस में काम कर रहे हैं, या वो सारे इंडियंस जो फॉरेन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं और वो एम्बेसीज कहाँ लोकेटेड हो? इंडिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट बेसिकली मीन्स किसी भी चीज में कुछ इन्वेस्ट करना जिसके थ्रू और आने वाली इनकम जो है वो इन्हांस हो जाए। चाहे आपने बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया हो, इन्हांस कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया, इक्विपमेंट में कर दिया, इन्वेंट्री में कर दिया, ठीक है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, जिससे क्या हो, फ्यूचर में होने वाली इनकम थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है, या फ्यूचर में प्रोडक्टिविटी जो है उसकी कैपेसिटी भी थोड़ी सी एड ऑन हो जाए। जैसे कि इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, जैसे कि बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज ड्यूरिंग अ पीरियड दैट एड्स टू फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। ओके, नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स क्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए। ठीक है,
अकाउंट्स के स्टूडेंट होंगे, अगर आर्ट साइड के स्टूडेंट है तो भी आसान है, कोई मतलब लाइक रॉकेट साइंस नहीं है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऐड है, राइट। नेट इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। डेप्रिसिएशन मीन्स किसी भी चीज का इस्तेमाल करने पर, किसी एसेट्स का इस्तेमाल करने पर अगर उसमें घिसावट आती है, कमी आती है उसकी वैल्यू में, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई कार आपने अगर बाय की हो और वो एट प्रेजेंट 10 लाख की है और कुछ महीने बाद उसकी वैल्यू वो 10 लाख नहीं रहेगी, तो जो उसकी वैल्यू में कमी आएगी ना, दैट इज द डेप्रिसिएशन ड्यू टू वियर एंड टियर, उसका यूज करने से, इस्तेमाल करने से। ओके, तो डेप्रिसिएशन क्लियर हो गया। Gross investment minus depreciation, it means net investment. Gross investment means net investment plus depreciation. Okay? Flow and stock पढ़ते हैं अगला। There are many variables like income, money, saving, interest, capital, investment, wealth. ठीक है, बहुत सारे variables हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, right? Which are widely used in macroeconomic. They are classified into the flow of. इनको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है? पहला है flow variable, दूसरा है stock variable. ठीक है, flow variable पढ़ते क्या होता है? A flow is a quantity which is measured with reference to a period of time. ठीक है, period of time के थ्रू निकालते हैं। A flow are defined as a reference to specific period, for example hours, days, week या month या year. But stock क्या है? A particular point of time. ठीक है, a particular point time पर आप किसी quantity की वैल्यू निकाल रहे हैं, like 1st of January, Monday 2019 या 4 बजे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका स्टॉक कहलाएगा। और फ्लो मीन समझ में आ गया, जिसके लिए क्या हो, एक ड्यूरेशन का है। इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट इट मीन इकोनॉमिक ग्रोथ? मीनिंग एवरी कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज एमिंग एट इट्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। रैपिड, व्हाट इट मीन? रैपिड फास्ट ग्रोथ। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ प्रोसेस ऑफ सस्टेन्ड इंक्रीज इन कंट्रीज रियल इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी किसी भी कंट्री के लिए उसकी इनकम, कंट्रीज रियल इनकम ओवर टाइम पीरियड बढ़ती जाए। ठीक है, आपने ग्राफ में भी देखा होगा, मान लो 2009 में इतनी थी, 10 में और इतनी, 11 में इतनी, देन अगेन 12 में। तो हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हाँ भाई ग्रोथ हो रही है, मतलब ग्रोथ होती जा रही है। इंक्रीज इन कंट्रीज रियल इनकम, ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट मोटिव यही होना चाहिए भाई, इनकम बढ़ जाए, कंट्री की रियल इनकम। दूसरा, सस्टेन इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ। तो कुछ इंडिकेटर होते हैं जो हमें बताते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है किसी कंट्री के लिए या नहीं। वो कौन कौन से इंडिकेटर है? नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये 3 फैक्टर जो हमें बताएंगे किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ। पर कैपिटा इनकम देखते हैं। पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज पर कैपिटा नेशनल इनकम। इट इज इनकम पर हेड ऑफ पॉपुलेशन। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम और मिड ईयर पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। सिंपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही थर्ड पार्ट के साथ वापस आएंगे। टेक केयर।